नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए नई भर्ती निकाली जा चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके फॉर्म डलने भी शुरू हो गए हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में 7,500 पदों पर पुलिस की भर्ती की जानी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में पुलिस बल की बहुत ज्यादा कमी है। इसको देखते हुए ये जो पद निकाले गए हैं बहुत कम है। फिर भी आप देखेंगे कि 7,500 पदों के लिए ही लाखों की संख्या में कई लाख लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे। मतलब काफी ज्यादा भीड़ आपको इसमें देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा कंपटीशन इस बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए सभी लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों या मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हों, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों, महत्वपूर्ण अपने आप में ये हो जाता है कि इन 7,000 पदों में आप एक पद कैसे ले पाते हैं। इसके लिए आपको एक निश्चित तैयारी होनी चाहिए, सही रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी आप इनमें से एक पद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा जो होता आया है। पिछले कई वर्षों से लगातार आप तैयारी करते हैं, सही रणनीति और सही रोड मैप बना करके तैयारी आप नहीं करते हैं, तो नतीजा यही होता है कि बार-बार आपको असफलता देखने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारी के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। साथियों, आप इस नोटिफिकेशन से अवगत होंगे, नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो प्री एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए एग्जाम आयोजित करती है। इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में आवेदन भरने के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 15/9/2025 यानी कि 15 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 29 सितंबर 2025 है। यदि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, करेक्शन करना है, यदि आप सुधार करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए आपको 4/10/2025 तक आप इसके लिए संशोधन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि आज के बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के जमाने में या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया के जमाने में कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है, इसकी सत्यता का पहचान करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप जानकारी लें, वो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लें। आप इसकी बेहतर जानकारी, नियम पुस्तिका, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, सारी जानकारी के लिए एमपी वेबसाइट www.esp.mp.gov.in पर जा सकते हैं और इसकी यहाँ पर नोटिफ़िकेशन के बारे में पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से दिया गया है। साथियों, आवेदन पत्र भरने के लिए आपको शुल्क देने होंगे, ₹500 आपको लगेगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, आरक्षित वर्ग के हैं। वहीं आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग के हैं तो ₹250 का चार्ज आपको देना होगा। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ₹500 का फीस लगेगा, क्योंकि उनकी जो काउंटिंग होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी में होगी, वो अनरिक्षित वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ये जानकारी आप देख सकते हैं। बात करें सॉफ्टवेयर की, साथियों पेपर के बारे में भी यहाँ पर समय बताया गया है कि जो एग्जाम है 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। स्वाभाविक सी बात है, इतने सारे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, लाखों की संख्या में होंगे, तो उनको कंडक्ट करवाने में, सभी को एग्जाम कंडक्ट करवाने में समय लगेगा। एग्जाम 2 पालियों में होगा और प्रथम पाली 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली जो होगी, दूसरा शिफ्ट होगा, वो 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का होगा। साथियों, ये एग्जाम लगभग 1 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि इतनी संख्या में लोग फॉर्म डालेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है समय लगेगा। तो आपको जानकारी यहाँ पर मैं भी बता दूं कि अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन के जस्ट बाद मध्य प्रदेश के जो एएसपी यानी कि जो कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, इसके द्वारा सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई और सूबेदार के पदों की वैकेंसी निकाली गई है और उसकी जो एग्जाम डेट है वो 10 दिसंबर से है। 10 दिसंबर से एग्जाम शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पुलिस की 30 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक चलने वाली है, लगभग 1 महीने तक आप मान सकते हैं। इसके अलावा 10 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एएसआई का और सूबेदार का। तो आप ये मानकर चलिए कि इसका जो एग्जाम डेट है वो बढ़ने वाला नहीं है और जो एग्जाम बताया गया डेट इसी समय में एग्जाम होने वाला है, ये आप कंफर्म मानिए। आपको देख सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ये आप देख सकते हैं। क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको बात करें पद के बारे में, तो पदों के बारे में आप आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं 7,500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग पद दिए गए हैं। अनरिजर्व की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अलग-अलग कैटेगरी यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों, अब आपको बता दें, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि
साथियों मेहनत भी करने के लिए आपको एक तरीका होना चाहिए। सही वे में यदि आप मेहनत करते हैं तो ही आपको सफलता मिल सकती है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका पेपर कैसे होने वाला है, मतलब पेपर में क्या-क्या आपसे पूछे जाएँगे। आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र जो होगा, हालाँकि पेपर 2 चरणों में होगा। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम हो मतलब कि लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगी और उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। तो इसमें जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 100 अंकों का होगा। इनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। ये जो यहाँ बताया गया जो स्तर कक्षा जो मतलब जो प्रश्नों का लेवल है, वो यहाँ पे बताया गया है कि मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा स्तर के होंगे, मतलब एमपी बोर्ड के 8वीं कक्षा स्तर तक के लेवल के होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कहा गया है, लेकिन जो पेपर का लेवल होता है, जो काफी पिछले कई वर्षों से लगातार व्यापक एग्जाम दे रहे हैं, पीएसबी के एग्जाम दे रहे हैं, वो जानते होंगे कि जो स्तर होता है कितने टफ होते हैं। कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको हल कर पाना काफी ज्यादा कठिन होता है। तो ये कहने की बातें हैं। फिर भी आपको सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान यानी कि जो सामान्य ज्ञान का वाला हिस्सा है, इसमें आपको 40 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। वहीं बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि यानी कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें आपको 30 अंक देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न का होगा और 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके अलावा साइंस और मैथ्स का जो पार्ट है, इसमें आपको 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर के 100 नंबर का होगा। साथियों ये जो बताया गया है, हालांकि पैरामीटर कई बार मायने भी नहीं रखता है, क्योंकि कभी-कभी आप देखते हैं एग्जामों में आपने कई बार देखा होगा, हालांकि बहुत कुछ सुधार हो चुका है, लेकिन व्यापक के एग्जाम में यानी कि एसपी के एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो कम पूछा जाता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। फिर भी जो यहाँ बताया गया है उसी के अनुसार प्रश्न पत्र होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब साथियों इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये पाठ्यक्रम को देखते हुए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले बता दूं, जो पेपर होता है जो पहली बार अभ्यर्थी दे रहे हैं उनके लिए बता दूं पहला कि जो क्या होता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर में आपको एग्जाम देने होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें एक ही प्रश्न पत्र आपको आपके स्क्रीन पे सामने होता है। जब एक बार में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र दिखाई देता है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे वो जीके का पार्ट हो, हिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी हो सकता है। वो रैंडमली ले जाता है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता है, खासकर ईएसपी में, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन में नहीं बटा होता है। किसी प्रश्न कभी मैथ्स का भी आ सकता है, कभी रीजनिंग का आ सकता है, कभी जीके का भी आ सकता है, तो कोई प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो सिर्फ आपको बता दूं, किसी पेपर को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें पेपर में लेवल जो होगी, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो काफी इजी होंगे, मतलब 30 से 40% पेपर काफी इजी होता है। उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मतलब 40 से 30% इसी प्रकार से मॉडरेट होते हैं और कुछ प्रश्न पत्र आपको प्रश्न जो होते हैं वो टफ होते हैं। मतलब एक ही प्रश्न पत्र में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। साथियों इजी क्वेश्चन के लिए नॉर्मल आपकी तैयारी है, आपने कक्षा 12वीं तक पढ़ी है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास पढ़ाई आपने करी है, तो आप इजली 20 से 35 नंबर या 40 नंबर तक आप बिना तैयारी के आप ला सकते हैं। वो इजी पेपर होते हैं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो मॉडरेट पेपर होता है उनको हल करने के लिए थोड़ी बहुत आपको तैयारी लगती है, लेकिन सिलेक्शन करने के लिए आपको काफी अच्छी तैयारी लगती है और टफ क्वेश्चंस को भी आपको हल करने होते हैं। तो इस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा, 3 लेवल के प्रश्न आपको होंगे। आपने भी कभी कभी गौर किया होगा, कभी आपकी कोई तैयारी नहीं होती उसके बाद भी आप 40 से 50 नंबर ऑलरेडी किसी भी एग्जाम में ले आते हैं। तो साथियों ये पेपर के लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है। इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को आप हल कर पाते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको तैयारी क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस जो है इसमें 40 अंक का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आने वाला है, 30 नंबर का रीजनिंग और 30 नंबर का विज्ञान और मैथ के प्रश्न आने वाले हैं। साथियों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है इम्पोर्टेंट कि जैसे सामान्य ज्ञान की बात करें, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं वो अमूमन कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो काफी इजी होते हैं। ये सामान्य ज्ञान का जो एरिया है साथियों, जनरल नॉलेज का जो एरिया है काफी ज्यादा होता है। क्वेश्चन आपको वर्ल्ड लेवल के देखने को मिल सकते हैं, इंडिया लेवल के हो सकते हैं, एमपी लेवल के हो सकते हैं। उसमें करेंट अफेयर्स हो सकती है, हिस्ट्री चाहे इंडिया लेवल की हो या एमपी लेवल की हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है। बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इंडिया लेवल के हो सकते हैं या फिर एमपी लेवल के हो सकते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो एमपी की पॉलिटिक्स हो सकती है, फिर आज इंडिया के लेवल की पॉलिटिक्स होती है। स्पोर्ट्स में बात करें तो स्पोर्ट्स एमपी लेवल के स्पोर्ट्स हो सकते हैं, फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामान्य ज्ञान का एरिया होता है काफी ज्यादा होता है, मतलब उसमें काफी ज्यादा समय आपको मेहनत करने, क्योंकि आपके पास समय जो बचा है सिर्फ 1 महीने का है।
1 महीने के अंदर आपको पेपर होना है और इसी के दौरान आपको तैयारी करनी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ाई करें, जीके की भी तैयारी करें और करंट अफेयर्स के जो एरिया है उनको ज़्यादा कवर करने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे जीके जो होते हैं, या जियोग्राफी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से मतलब जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, स्पोर्ट्स से हो, ये करंट अफेयर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनको कवर करते हैं। करंट अफेयर्स के पार्ट को यदि आप कवर करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी 2-3 चीज़ें कवर हो जाएँगी। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाला जो एरिया होता है इसमें 25 से 30 टॉपिक ही होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। और यदि ईज़िली आप एक टॉपिक पर काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं 1 दिन में, तो 30 दिन में आप 30 टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो डेफिनिटली आप 30 नंबर में से 25 से 27 नंबर आप ला सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान और मैथ की बात करें तो उसमें भी 30 नंबर के प्रश्न आपको आएँगे। इसमें भी यदि आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आप उसके भी 20 से मतलब 20 तक मोस्टली मान सकते हैं। 15 से 20 टॉपिक ही होते हैं जो क्वेश्चन है, जो कुछ टॉपिक तो मैथ के ऐसे होते हैं जिनमें से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, एवरेज का हो या फिर सीआईएसआई का हो। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर त्रिभुजों से संबंधित हो। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप कवर करके आसानी से उनमें 30 में से और 25 से 27 नंबर आप ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक हम कैलकुलेशन करें यदि, कि हम मान लेते हैं कि हमारी तैयारी मैथ और रीजनिंग में कमांड अच्छी है और हम लेकर के 25 नंबर आपके रीजनिंग में आते हैं, 25 से नंबर यदि आप कम से कम मान लेते हैं, 25 नंबर भी यदि आपके मैथ्स में आते हैं, टोटल मिलाकर के 50 नंबर हो जाते हैं। और 40 में से यदि आप 30 नंबर भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, तो वो जो टोटल होता है वो 80 होता है। साथियों 80 नंबर आपको लाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एवरेज है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लग सकता है या फिर टारगेट के करिए। मतलब आप 80 नंबर यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करें कि तैयारी की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही मैं कहूँगा कि आप रीजनिंग और मैथ का जो पार्ट है इसकी काफ़ी ज़्यादा कवर करें, इसमें कमांड करें, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 30 में से 25 से ऊपर ही नंबर आए, 27 के 28 के आस-पास यदि आप नंबर इसमें आते हैं, 25 से ऊपर लाने का प्रयास करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साथी जो है करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। करंट अफेयर्स आप जब देखते हैं या करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या स्पोर्ट्स है, इन सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। तो अपने आप में आपका जो जनरल का पार्ट है, ये आप ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आपकी इस मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप इसको अपना करके एप्लीज करें किस प्रकार से जो प्रोसेस है इसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर संबंधित, पुलिस से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं, हम जल्द ही अपने चैनल पर लाने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी मिलती है। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।